तुम भी कल नहीं थे शायद। आप तो थे। पहचान आपको तो पहचान लो। पहले अटेंडेंस बना लो सबका। वही देखता रहता हूँ कौन कौन आया था कौन कौन नहीं। कुछ तो बिल्कुल नए हैं। आप आए थे। आप आए थे एकदम पीछे बैठे थे कल, यहाँ नहीं बैठे थे, ये भी बता दिया आपको। हम आपकी पोजीशन बता देंगे कहाँ थे आप। क्यों? आप आए थे कल? नहीं आए थे। काहे नहीं आए थे? सोए हुए थे। जीवन में तो सोना ही है। देखो ये कितना सिंसियर गर्ल्स है, मेहनती है, वाह गुड। 9 बजे तक सोती है। बताइए। अपने जैसा सबको मत तोल दीजिए। चलो भाई, क्या चल रहा था कल क्लास में? सुनो बच्चा, जल्दी आ जाओ, जल्दी एक चित्र बना लो, कल नहीं के चैप्टर प्रोसीड कर रहे हैं। कल नहीं आए थे आप। क्या? क्यों नहीं थे? म... क्यों आए कल? पहले आ जाते। जब क्लास छोड़ के घर रहा जाता है क्या? ये सब चीज सीखिए। करियर फर्स्ट, सेकंड में घर बेहतर तब होगा जब आपका करियर बेहतर होगा। तो पहले करियर ना है, तो उसके लिए आप जब स्कूल खुले, कोचिंग खुले, तो उस समय आप कोचिंग में उपस्थित रहिए। ये दिखाता है कि आप सेकेंडरी मान लिए अपने करियर और पढ़ाई को। आप लोग जितने दिन की छुट्टी मिले, छठ में, दिवाली में, उतने ही दिन रहिए घर। अगर जाना पॉसिबल ना हो तो मत जाइए घर, लेकिन पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देना है। चले भाई, थोड़ा सा कड़ा बोल देता हूँ, इसके लिए मैं बुरा नहीं मानिएगा। मेरा थोड़ा सा क्या है कि मैं थोड़ा सा बच्चों को ज्यादा अपना समझता हूँ। मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्रोफेशनली आपसे बिहेव नहीं कर पाता मैं। नहीं कि एकदम आपको फुला के कुप्पा किया है, अरे आप लोग तो बहुत महान विद्यार्थी हो, टॉपर विद्यार्थी हो, तुम लोग तो एकदम तोड़ दोगे, फोड़ दोगे। ये करना मुझे नहीं आता है ना। क्योंकि रियल औकात आपकी पता रहेगा तो आप बेहतर करोगे। हवा में उड़ोगे तो आप बेहतर कभी नहीं कर सकते। सुनिए, कोस्टल लाइन, तटरेखा, तटरेखा हेडिंग डाल दीजिए। और कल कुछ पॉइंट हम लिखवाए थे, उसको आप अपने पड़ोसी से, अगर दोस्ती है, जान पहचान है, तो नोट कर लीजिएगा। और नहीं भी जान पहचान है तो भैया भैया बोल दीजिए, भैया प्रणाम, थोड़ा सा कॉपी चाहिए। तो प्रणाम बोलते हैं वो आदमी क्या हो गया? पिघल गया। वो जमा हुआ तो क्या हो गया? पिघल गया। नहीं नहीं, छोटू अच्छा लड़का है, छोटू ले लो, तुम्हारे लिए कॉपी, कोई दिक्कत नहीं। कोई भैया नबी है तो क्या बोल दीजिए, भैया प्रणाम। हाँ छोटू बताओ, ये थोड़ा कॉपी। हाँ अरे छोटू तुम क्या बात करते हो? फिर बड़ा भाई वाला फर्ज लगने लगता है कि बड़ा भाई का फर्ज निभाना है। फिर भैया तुमको समोसा भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे। अरे छोटू पैसा मत दो तुम, हम है ना। उसका बड़ी फायदा है, भैया बोल देने का बड़ी फायदा है। अगर भैया बन गए तो दिक्कत है। हाँ, सब छोटू बनना चाहेगा। बनाओ इस फोटो को। अगस्त लोग आपस में दीदी कहेंगे, है ना। हाँ बोलना, दीदी कॉपी अपना दीजिएगा जरा। इससे बढ़िया कल्चर और क्या होगा? एक दूसरे को भाई मान रहे हैं, बहन मान रहे हैं, इससे बढ़िया क्या है? चलिए,
मुझे लगता है कि आपको कोई दिक्कत है। दिक्कत है क्या आपको? ना ना, समझ गए क्या? अच्छा, हम रहेंगे तो दिक्कत होगा, हम गायब हो जाए इस क्लास से। अच्छा, हम हैं तो दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं जो सलाह देता हूँ ना, उसको आप आदेश ना माने, सलाह ही माने। और सलाह और आदेश में अंतर पता है आपको? सलाह और आदेश में अंतर है। आदेश मानने के लिए आपको बाध्य होना पड़ता है, और सलाह में कि सलाह जो ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि माने कि ना माने। कि मेरा सलाह था, अब नहीं भी मान सकते। चलिए, क्या लिखा? बना ली फोटो? ये जो चिन्हा खींचे, चिन्हा भी खींच लीजिए। क्या सोच रहे थे कि हम जानबूझ के खींच दिए? आपको भी खींचना है। क्या कर रहे हैं आप? वो समझ नहीं आ रहा है। उस देखिए, टेक्निकल हैंड में आप एंट्री ना करें तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग में तो दिक्कत हो जाएगी। तो फिर ये मेरे आपको सलाह है भी है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैंने एक राय दिया, बाकी देख लीजिए। हो गया? लिख लिया आप लोग? अरे भाई लिख लिए? चलिए, पहले ही बनाए थे क्या आप इसको? ये कौन सा राज्य है? अब नींद खोलो यहाँ। कौन सा राज्य है? बोलो। खाना ना खाए? बोलना है सबको। क्या है? ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? बिहार, उड़ीसा। ये कौन सा राज्य है? आवाज निकालो। आंध्र प्रदेश। ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? ये कौन सा राज्य है? तुम्हारा ही आज सुनेंगे। कर्नाटक। ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र और गोवा दोनों। ये कौन सा राज्य है? क्लियर हो गया? एक में डाल दिए, अलग अलग नहीं किए। सुनिए, बंगाल में जो तट है उसको बोलते हैं बंग तट। बंगाल में जो तट है उसका नाम क्या है? बंग तट। बंगाल के तट को क्या बोलते हैं? बंग तट। याद करना पड़ेगा आपको, ये वाला याद करना पड़ेगा कि याद हो गया? बोलो बच्चों। अरे आप लोग को याद करना पड़ेगा कि याद हो गया? हो गया तो फीडबैक दे दिया करो भाई कि सर याद हो गया। बड़ा अच्छा लगता है कि पढ़ा दिया ऐसा कि बच्चों को याद हो गया। टीचर को बोल दिया सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसका पेमेंट हो गया नहीं? अरे अच्छा पढ़ाते हो तभी बोलिए अच्छा। अगर बुरा पढ़ाते तो बोलिए सर आप बढ़िया नहीं पढ़ाते, और आपको पढ़ाया एकदम छोड़ा भी समझ में नहीं आता। लिखिए, मेरे लिए बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि आप बुरा भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने फीडबैक दिया है, हमें सुधरने का मौका दिया आपने कि सर आप कमजोरी आपके अंदर ये है, आप इसको सुधार लीजिए। सुधार लेंगे। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। पर ऐसा भी निंदक ना हो कि परमानेंट बना लिया मूडे कि इनका डिमोरलाइज करना है, उससे दूर रहिए। ऐसे निंदक से दूर रहिए। इसको, ये कौन सा राज्य है जी? उड़ीसा। हाँ, बातचीत बातचीत 1, बातचीत 2। इधर देखिए, उड़ीसा है। उड़ीसा के तट को बोलेंगे उत्कल तट। उचकल ना जी, उत्कल। उचकल, उत्कल। उड़ीसा के तट को, च नहीं है, तत संयुक्त का साइन है वो। देखिए, उचकल नहीं हो गया, उचकल। हमारे यहाँ कहते भी हैं बिहार के लोग, द्राविड़ उचकल बंगा। उत्कल बंगा नहीं बोलते, उचकल बोल देते। यहाँ के गांव में जाइएगा ना, जनगण मन सुनिएगा तो जो द्राविड़ उचकल बंगा, यहाँ तब बोल ही नहीं आता किसी को। सुनो, अब सुनो भाई, उड़ीसा और बंगाल, उड़ीसा के तट को क्या बोलेंगे? उत्कल तट। बंगाल के तट को क्या बोलेंगे? नाम में ही उत्तर है, राज्य के नाम में उत्तर है। इन दोनों को मिलाकर पूछे अगर कि क्या बोलेंगे, तो उत्तरी सरकार तट।
उत्तरी सरकार तट, लिख लीजिए उत्तरी सरकार। इसको अंग्रेजी में नॉर्थ गवर्नमेंट मत कर दीजिएगा, नॉर्थ सरकारें लिखाएगा, अंग्रेजी में भी क्या लिखाएगा, नॉर्थ सरकार तट, नॉर्थ सरकार कोस्ट, उत्तरी सरकार तट, अंग्रेजी में भी लिखेंगे नॉर्थ सरकार तट। पूछा जाए उड़ीसा बंगाल को मिलाकर कौन सा तट, उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा बंगाल को मिलाकर कौन सा तट, तट। बंगाल के तट कौन सा तट, उड़ीसा के तट कौन सा तट, क्लियर है, दोनों को मिलाकर। अब आइए, आंध्र प्रदेश के तट को बोलते हैं हम लोग आंध्र तट, या इसका एक और नाम है गोलकुंडा तट। गोलकुंडा एक खदान भी है जहां से कोहिनूर हीरा निकाला गया था। पूछा जाए कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा नाम सुने हैं ना, जो वर्तमान में ब्रिटेन के महारानी के सिंहासन में है। तो जो आंध्र प्रदेश है, जो राज्य आंध्र प्रदेश है, वहीं पर गोलकुंडा का खदान भी, वहीं से कोहिनूर निकाला गया था। और कहते हैं कोहिनूर जिसके पास गया उसको बर्बाद कर दिया, रंजीत सिंह के खानदान को खत्म कर दिया। अफगानिस्तान गया नादिर शाह के यहाँ, पूरे साम्राज्य बर्बाद हो गया। और कहते थे ब्रिटेन के साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, हर जगह सूर्योदय होता था। मैंने इतना दूर तक कब्जा था कि कहीं ना कहीं दुनिया में एक साथ रात होता है क्या, कहीं पर आज यहाँ दिन है तो कहीं पर अभी क्या हो रहा होगा, अमेरिका में भी क्या होगा, रात होगा। यहाँ दिन का 10 बज रहा है ना, तो अमेरिका में भी रात का 10 बज रहा होगा। तो इतना दूर तक कब्जा था ब्रिटेन का कि एक साथ रात पूरे राज्य में नहीं होता था। और वो राज्य आज एक छोटा सा टुकड़ा, और उसमें से भी स्कॉटलैंड अब अलग होने वाला है। कोहिनूर जिसके पास गया उसको बर्बाद कर दिया। तो मोदी जी से कहा गया कि आपका महारानी से तो अच्छा दोस्ती है, आप ले आइए मांग के, अपना हीरा था। मोदी बोले बर्बादी के लिए ले आए, जिसको बर्बाद होना होने दीजिए, अशुभ चीज था। तो जो भी हो, आंध्र तट गोलकुंडा के खदान से निकाला गया था। कौन सा हीरा, कोहिनूर हीरा। गोलकुंडा खदान है, वहीं से निकाला गया था कोहिनूर। इसलिए आंध्र प्रदेश के तट को क्या बोलते हैं, आंध्र तट या गोलकुंडा तट। नहीं आएगा समझ में भविष्य में तो यहाँ आंध्र प्रदेश ऐसे लिख लीजिए। तमिलनाडु के तट को बोलते हैं पायन तट। बगल में तमिलनाडु लिख लीजिए। टीएन का मतलब तमिलनाडु, टीएन का मतलब तमिलनाडु, टीएन का मतलब तमिलनाडु। केरल के तट को बोलते हैं, केरल के तट को बोलते हैं मालाबार तट। मालाबार तट। केरल के तट को क्या बोलते हैं, मालाबार तट। मालाबार एक युद्धाभ्यास भी है, मालाबार एक वॉर एक्सरसाइज भी है, मालाबार एक युद्धाभ्यास वॉर एक्सरसाइज भी है। मालाबार एक युद्धाभ्यास है, वॉर एक्सरसाइज है, वो अलग है, इससे कोई उसका लेना देना। आप जानते हैं ना कि कई देश के सेना आपस में एक्सरसाइज करते हैं, आर्मी भी करती है, एयरफोर्स भी करती है और नेवी भी करती है। तो अमेरिका, जापान और भारत के नेवी मिलकर एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास। वहां मत लिख दीजिएगा, कहीं दूसरे जगह अगर आपको याद रखना है तो कहीं कोना में NOT नोट करके लिख दीजिए कि मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास भारत, अमेरिका और जापान के नौसेना के बीच किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान और अमेरिका के नौसेना के बीच किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास भारत, जापान तथा अमेरिका के नौसेना के बीच किया जाता है। भारत, जापान तथा अमेरिका के नेवी, नौसेना के बीच किया जाता है।
भारत, जापान और अमेरिका के नेवी के बीच कहीं भी कर लेते हैं, मतलब वो डिसाइड होता है हर साल किस साल कहाँ करना है, अगले साल कहाँ करना है। जापान के पास भी हो सकता है, तो तीनों देश का है ना, तो कहीं भी हो सकता है। वो डिसीजन लेते हैं आपस में मिलकर लोग कि इस बार कहाँ करिएगा जी, तो खाली जगह तो मेरे पास नहीं है, तो जापान में करते हैं आपके पास जी, तो मेरे चलिए तो मेरे यहाँ आ जाइए, इंडिया में बड़ी जगह खाली हो गया। क्लियर है। अच्छा, मालाबार इतिहास में भी फेमस है। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लिए, आधुनिक भारतीय इतिहास नहीं पढ़े? पढ़ेंगे तो सर बताएंगे आपको। उसमें गांधी जी के जमाने में एक विद्रोह हुआ था, मोपला विद्रोह। आप जानते हैं केरल में एक जनजाति थी मोपला जनजाति। केरल में एक मोपला जनजाति थी, मोपला मुस्लिम थे जो कहाँ रहते थे, केरल में। और उन्होंने वहां के जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। केरल के मोपलाओं ने वहां के जमींदारों के खिलाफ क्या कर दिया, विद्रोह। अब मोपला कौन थे, मुस्लिम थे कि हिंदू थे? मुस्लिम थे। और उनका जो विद्रोह हुआ था, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि 1921 में 1921 में 1921 में मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन केरल नहीं देता, ऑप्शन देता है मालाबार। तो लाइन ना हो तो और लिख लो, लिखिए 1921 में मोपला विद्रोह, 1921 में मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह 1921 में मोपला विद्रोह मालाबार तट पर हुआ था। केरल के मालाबार में हुआ था। केरल के मालाबार में हुआ था, केरल के मालाबार में हुआ था। क्या 1921 में लिख दीजिए, हाँ तट पे लिख दीजिए, मालाबार तट भी या मालाबार लिखिए ना, ऑप्शन में मालाबार देता है, कोई दिक्कत, तट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मालाबार में हुआ था। थोड़ी सी कहानी सुना दूं, आ ही गया मालाबार मोपला तो बता दूं, तभी आगे बढ़ता हूं। अरे सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, थोड़ा सुन लो कहानी, बड़ी अच्छी कहानी। सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था, और सेकेंड वर्ल्ड वार में, सुनो मेरी बात पीछे वालों, लिख लीजिएगा, लिखवा देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार समाप्त हो गया था 1918 में, पता है ना? कब से कब तक चला फर्स्ट वर्ल्ड वार? 1914 से 1918, और समाप्त हो गया था। जैसे समाप्त हुआ, अंग्रेजों ने तुर्की से, देश है तुर्की, नाम सुना है? एक देश है तुर्की, अंग्रेजों ने तुर्की से एक समझौता किया था। उस समझौता का नाम है सेबरे की संधि। उस समझौता का नाम क्या है? सेबरे की संधि। और उस सेबरे की संधि में, उस सेबरे की संधि में तुर्की को दो भागों में बांट दिया गया, एक एशियन टर्की, एक यूरोपियन टर्की। तुर्की दुनिया का एकमात्र नहीं कहिए, एक देश ऐसा है जो एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। दुनिया में 6 देश ऐसे हैं जो 2 कॉन्टिनेंट में आते हैं। दुनिया में 6 कंट्री ऐसे हैं जो 2-2 महादेश, इंडिया तो पूरा पूरा एशिया में है, लेकिन 6 देश ऐसे हैं जो 2-2 महादेश में आते हैं। जैसे रूस यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। जैसे मिस्र अफ्रीका में भी आता है, एशिया में भी आता है। तुर्की यूरोप में भी आता है, एशिया में भी आता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मैंने दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो एशिया और यूरोप और अफ्रीका ऐसे दोनों देशों में आते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? तो ये जो हमारा टर्की है वो एशियन टर्की और यूरोपियन टर्की में बटा हुआ है। तो उस समय तुर्की के खलीफा का ये प्रॉमिस था कि हम तुर्की को बंटने नहीं देंगे, लेकिन सेबरे की संधि से तुर्की को क्या किया गया? बांट दिया गया। इतना ही नहीं किया गया, उस समय पूरे दुनिया के मुसलमानों का जो धर्म गुरु थे, पूरे दुनिया के मुसलमानों के जो धर्म गुरु थे, धर्म गुरु का मतलब जो रिलीजियस टीचर होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य को मानते हैं हम, अपना धर्म गुरु किसको मानते हैं इंडिया में? शंकराचार्य। इस्लाम के लोग जो है सो इमाम को मानते हैं अपना धर्म गुरु। उस जमाने में इस्लाम के लोग अपने धर्म गुरु किसको मानते थे? तुर्की के खलीफा को, तुर्की के खलीफा को। ये जो सेबरे की संधि हुआ, ये जो सेबरे की संधि हुआ उसमें तुर्की को बांटा ही नहीं गया, बल्कि साथ साथ खलीफा के पद को भी समाप्त किया गया। खलीफा के पद को समाप्त करने की
कोशिश की गई। कौन सी संधि से? सेबेले की संधि से। वर्ल्ड वार के समाप्त होने पर, फर्स्ट वर्ल्ड वार के समाप्त होने पर 1918 में तुर्की को क्या किया गया? 2 भागों में बांट दिया गया। और जो पूरे दुनिया के धर्मगुरु खलीफा, उनके पद को क्या करने की कोशिश की गई? समाप्त करने की कोशिश की गई। खलीफा महोदय समाप्त हो गए। ये बात सिर्फ तुर्की के मुसलमानों को बुरा नहीं लगा, इस बात का बुरा पूरे दुनिया के मुसलमानों को लगा। इंडिया के मुसलमान भी दुखी हो गए। गुरु के साथ कोई कुछ करे तो थोड़ा आदमी फैटम फैटी करने पर तैयार हो जाता है, तो दिक्कत हो गया। तो खलीफा के पद को समाप्त किया गया। तो तुर्की में खलीफा के पद को बचाने के लिए एक आंदोलन चला जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत मतलब खिलाफ होने के लिए नहीं, खलीफा से बना खिलाफत, खिलाफत नहीं है वो, इंडिया में बन गया खिलाफत। ऐसे नाम है आंदोलन का, क्या? खिलाफत। यानी खलीफा को बचाने के लिए कौन सा आंदोलन चला? खिलाफत आंदोलन। कहाँ चला? बेसिक कहाँ था उसका? तुर्की में था। लेकिन जहां जहां भी मुसलमान थे वहां वहां अपने देश में इस आंदोलन को चलाया गया। आप जानते हैं, आपको पता होगा कि तिब्बतियन के साथ गड़बड़ होता है, तिब्बती के साथ चीन अगर कुछ गड़बड़ करता है तो उसका आंदोलन कहाँ होता है? अमेरिका में। दिल्ली में लोग पुतला जलाते हैं चीन के राष्ट्रपति का। तुर्की में किसी बौद्ध भिक्षु के साथ गलत होता है तो दिल्ली में आम लोग जो हैं क्या जलाते हैं? चीन के राष्ट्रपति का पुतला जलाते हैं। उससे क्या हमको मतलब? कोई मतलब तो है नहीं, लेकिन एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। पूरे दुनिया का मुसलमान, इंडिया में भी शौकत अली और मोहम्मद अली मेन नेता थे। पूछा जाए खिलाफत आंदोलन के मेन नेता कौन थे? शौकत अली और इंडिया में, तुर्की में नहीं, शौकत अली और मोहम्मद अली। ऐसे मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। खिलाफत आंदोलन हुआ। समझ में आ रहा है बात? तुर्की में, पूरे दुनिया में कितना बढ़िया कहानी सुना रहा हूं। इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरेस्ट आ रहा है? आगे वाले बच्चे अरे समझ में आ रहा है? बताना है भाई। जैसे कुछ लोग को देखे लग रहा है कि भैया नींद तो नहीं आ रहा है। नींद भी आता है। अच्छा, स्टोरी में नींद आ जाता है। कितना बढ़िया स्टोरी। गांधी जी, अब सुनिए, अब खलीफा के बचाने के लिए आंदोलन चला भारत में, खलीफा को बचाने के लिए। अब क्या हुआ भैया? सुन लीजिए ध्यान से। आंदोलन शुरू हुआ तो भारत में भी आंदोलन शुरू हुआ। अब गांधी जी ने, उस समय मुसलमान जो थे ना वो नाराज थे हिंदुओं से, खासकर कांग्रेस पार्टी से। मुसलमान बिल्कुल नाराज थे, अलग अलग चल रहे थे। उनका अंग्रेजों से मिलना जुलना ज्यादा था और इंडिया के लोगों से मिलना जुलना कम था। उस समय मुसलमानों का आजादी से कम मतलब था, ज्यादा मतलब था अंग्रेजों की जी हुजूरी से। अब मुसलमानों में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुसलमानों में फूट डाल दिया था अंग्रेजों ने, इसलिए ऐसा हो रहा था। उस समय जिन्ना इनके साथ नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन में साथ नहीं थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे लेकिन जिन्ना साथ नहीं थे। गांधी जी ने सोचा कि यही वह मौका है जब मुसलमानों को अपने फेवर में कर सकते हैं। गुजराती आदमी बहुत एक्टर होता है। जो गुजराती है वो देखिएगा बहुत एक्टिंग करेगा। मोदी देखिए कभी भी रो सकता है। मोदी को भी रोना है ना तो उसके लिए सिचुएशन नहीं चाहिए, वो रो देगा। गुजराती से बड़ा कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। आज देश पर आज एक्टिंग के बल पर मोदी जी का कुछ क्वालिटी है, केवल अपने भाषण और एक्टिंग के बल पर नौकरी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों है? अपनी भाषण और एक्टिंग के दम पर। इकोनॉमी गया गुजरा हो गया। देश के लोग पेट्रोल का कीमत देखिए, कड़ुआ तेल का कीमत देखिए, खाद्यान्न का कीमत देखिए, पूरा बर्बाद हो गया देश। सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी खत्म हो गई। आज सब कुछ बेचना पड़ रहा है। मैं किसी का शिकायत नहीं कर रहा, मैंने जितना बकवास कहा जा सकता है नीति वो इसी आदमी का है। केवल भाषण और एक्टिंग के दम पर यह आदमी प्रधानमंत्री है। जिस आदमी को भाषण एक्टिंग आ गया वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो बोले जितना भी मुंबई का एक्टर है सबको प्रधानमंत्री बना दीजिए। चलिए, दबंगई भी चाहिए उसके लिए थोड़ा। किसी को मरवाना है, भगवाना है तो वो भी आपके अंदर ताकत होना चाहिए। सामने वाला आदमी हमारा दिक्कत कर रहा है तो गायब करवा दीजिए। तो प्रधान चलिए जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो कहानी वही है। क्या करे, मोदी के बिना हमारा खाने न पचता है। उसकी बात मैं करता ही हूँ, फेवरेट आदमी है ना। लिखिए आगे। तो गांधी जी भी एक एक्टिंग की। जानते हो क्या एक्टिंग की? बोले कि खलीफा का अपमान ये सिर्फ मुसलमानों का अपमान नहीं है, ये गांधी का अपमान है, कांग्रेस पार्टी का अपमान है, देश का अपमान। बताइए ना, गांधी जी हिंदू थे तो खलीफा के अपमान से इनको क्या मतलब था? ऐसा एक्टिंग किए गांधी जी, ऐसा एक्टिंग किए
कि शौकत अली मोहम्मद अली ने कहा कि गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष आप ही बन जाइए। लीजिए, अब गांधी जी को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बन गए। हम मुसलमान लोग आपस में बात करने लगा कि भाई बताओ, हम लोग बेकार है, कांग्रेस को अलग मानते थे, ये तो अपना आदमी निकला सब। बताइए, हमारा खलीफा के लिए गांधी जी इतना बोल रहे हैं। सब मुसलमान फेवर कर दिया गांधी जी को, पूरे कांग्रेस के फेवर में आ गया। लेकिन जिन्ना ने गांधी को धमकी दिया, गांधी जी आप खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट मत कीजिए। बोला गांधी जी क्यों ना करें? तो बोला कि इससे संप्रदायवाद, धर्मवाद को बढ़ावा मिलेगा। ये कोई देश के आजादी का आंदोलन नहीं है खिलाफत आंदोलन, ये इस्लाम धर्म के बचाने का आंदोलन है, ये खलीफा को बचाने का आंदोलन है। इसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप धार्मिक आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब आप संप्रदायवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये जिन्ना ने धमकी दिया था गांधी को। यानी उस समय तक जिन्ना क्या था? सेकुलर था। उस समय तक जिन्ना कौन थे? 1920-22 तक जिन्ना क्या थे? सेकुलर थे। उनको इस्लाम से उतना ज्यादा प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो ये बात गांधी जी को बोलते। बोले गांधी जी बिल्कुल सपोर्ट मत कीजिए। उसके बाद फिर गांधी जी ने सपोर्ट किया, जिन्ना को कहने दिया। बाद में फिर मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ। मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ, मुसलमानों मोपला ने किया विद्रोह। जमींदारों ने उनको बेरहमी से मारा काटा। हिंदू जमींदारों ने मोपलाओं को काफी मार काट किया। और मोपला को आशा था कि कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ से कुछ बोलेगी। सारे मुसलमान भी देख रहे हैं कि देखते हैं कि बोलते हैं कि नहीं। गांधी जी चुप रह गए, कुछ बोले ही नहीं। तब कहा मुसलमानों ने कि एक तरफ हमको सपोर्ट करते हैं गांधी जी, एक तरफ मेरा भाई मारा जा रहा था, तो आप कुछ बोले नहीं। ऐसे में गांधी जी के किए कराए पर मोपला विद्रोह ने क्या कर दिया? पानी फेर दिया। ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी के किए कराए पर पानी कौन फेर दिया? मोपला विद्रोह ने। उसमें गांधी जी कुछ, अब सर गांधी जी क्यों नहीं बोले? उनको तो बोलना चाहिए था यहाँ पर मोपलाओं के पक्ष में। तो बता आपको ना, उसका कारण तुम लोग सही से पढ़ते ही नहीं। उसका कारण जानते हो क्या था? उसका कारण था उस समय, आज का भी वही कारण है, किसान को सपोर्ट कर रहा है। उस समय भी आवाज भी, हर पार्टी को सबसे बड़ा चंदा देने वाला व्यक्ति कौन होता है? जमींदार, बड़े बड़े घराने, औद्योगिक घराने। कांग्रेस पार्टी को कौन चलाता है? औद्योगिक घराना चलाता है। बीजेपी को कौन चला रहा है? उद्योगपति लोग चला रहे हैं। तो उस समय भी जमींदार और बड़े लोग के चंदा से कांग्रेस चलती थी। तो गांधी जी अगर बोले कि मोपलाओं को सपोर्ट कर दिए जमींदारों के खिलाफ, तो जमींदार अपना चंदा देना, सिर्फ वही जमींदार नहीं, पूरे भारत के जमींदार नाराज हो जाएगा। इसलिए जहां जहां भी बात किसान का आया है, आजादी के समय भी कांग्रेस बिल्कुल चुप रही है। पर आज भी किसान के साथ कोई पार्टी खड़ी नहीं है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता वहां कभी कभी मिलने चले जाते हैं, भले ही बयान भले दे रहे हैं, पर साथ में बैठ के आंदोलन नहीं करते। वो जानते हैं कि आंदोलन करने का मतलब जो बड़े बड़े जमींदार वर्ग है नाराज हो जाएगा। समझ रहे क्या? देखिए, पढ़िए तो इस तरीके से पढ़ना है, तब मजा है। बाद में जिन्ना क्या हो गए थे? धार्मिक हो गए, पता नहीं क्या लोभ उनको समा गया, फिर इंडिया पाकिस्तान की बात करने लगे। तभी ना आडवाणी 2003 में, 3 नहीं 5 में गए थे वहां पाकिस्तान यात्रा पर, लाल कृष्ण आडवाणी। उसी समय उनका करियर बर्बाद हो गया। वो काम नहीं करते आडवाणी तो उनका करियर बर्बाद। थोड़ा सा ये सब भी सुन लीजिएगा आप लोग। ये सब जानकारी अगर रखते हैं, आप देश के नागरिक हैं और नौकरी करने जा रहे हैं, ये सब ज्ञान आपको होना चाहिए। उस समय आडवाणी कांग्रेस बीजेपी के अध्यक्ष थे। बीजेपी के क्या थे? अध्यक्ष। सबसे बड़ा कद उस समय किसका था? आडवाणी का था। मोदी मोदी कुछ नहीं था, आडवाणी का था। आडवाणी जी गए पाकिस्तान यात्रा पर, वहां जिन्ना के मजार पे गए। कहा गए? जिन्ना के मजार, जहां उसका कब्र था वहां गए चादर चढ़ाने। चादर चढ़ाने गए जिन्ना के मजार पर, वहां बोल दिया कि जिन्ना सेकुलर थे। अब पूरे भारत में बवाल मच गया कि कैसे बोल सकते हैं सेकुलर? जो आदमी भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा दिया, सेकुलर कैसे हो सकता है? तो क्या आडवाणी गलत बोल दिए थे? 1922 तक सेकुलर थे। हाँ, इतना बोलना चाहिए था, पूरा कंप्लीट लाइन नहीं किए। लेकिन जिन्ना सेकुलर थे, बाद में वो धार्मिक हो गए थे, तब मुश्किल नहीं होता। सेकुलर बोल दिए। इंडिया में आते ही पूरा दबाव पड़ा आरएसएस पर कि इनको बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाइए। अंत में बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटे, लगातार उनका करियर का ग्राफ गिरता गया और प्रधानमंत्री बनने का सपना खत्म हो गया। अब बाद में राष्ट्रपति नहीं बन पाए। तो ये चीज था। तो सब जोड़िए, कनेक्ट करिएगा चीजों को ना, तो हमेशा याद रहेगा। मैं इतिहास नहीं पढ़ा रहा था, केवल मालाबार तट पे मोपला विद्रोह कभी नहीं भूलिएगा। अब कुछ ज्ञान भी बढ़ गया आप लोगों को। अरे बड़ा ज्ञान। चलिए, अब ये कन्नड़ तट, कर्नाटक में बोलते हैं कन्नड़ तट, कनारा। चाहूं तो केवल सिलेबस खत्म करके निकल सकता हूं जल्दी से। चाहूं अगर निकल सकता हूं, जल्दी जल्दी निकल सकता हूं सिलेबस खत्म करके। लेकिन आपसे मुझे, अपने स्टूडेंट्स जितने भी मुझसे पढ़ते हैं, सबसे लगाव है, प्यार है, मोहब्बत है। कल 10वीं रैंक इस बार बीपीएससी में लाया अंकित कुमार।
अंकित कुमार 10th रैंक है इस बार का बीपीएससी 65वीं में, जिसमें मेरा नहीं हुआ। तो कल मिला अंकित कुमार हमसे, तो पहचान करवाने वाले एक व्यक्ति थे, बोले कि सर ये रजनीश सर ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। तो सर पहचान क्या करा रहे हैं सर, इनको हम पहले से जानते हैं, इनका जो जीएस एकेडमी सॉरी इनका वीडियो हम पहले से देखते थे और इनसे हम पढ़ते थे, मतलब इनसे हम पढ़े हुए हैं पहले से लाइव में, मैंने सामने नहीं पढ़े हैं मैंने फिजिकली, लेकिन यूट्यूब पे इनसे हम कई बार इनका वीडियो देखे, इनसे सीखे हैं बहुत चीज़। तो सर हम मिलवाए, तो हाथ बढ़ाए मिलाने के लिए, बोले नहीं सर पैर छुएंगे हम आपका। तो अच्छा लगा कि 10th रैंक और पूरे बिहार में 10वीं रैंक लड़का लाया है और मेरा वीडियो देखा है। तो टीचर के लिए यही सब चाहिए। कोई बच्चा बोलते सर आपकी वजह से मेरा मैं आपका वीडियो देखता था, तो अच्छा लगता है, थोड़ा लगता है कि इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है। चलिए भुला गए कि मेरा रिजल्ट ना हुआ था, है ना, अच्छा लगता है। सॉरी मैं गलत चीज का नाम ले लिया था वहां। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा लास्ट में आपने? कर्नाटक में। कर्नाटक कहाँ है भैया? तो हम चाहते हैं कि अगला टॉपर आप रहें, और कोई ले आए आपको कि चलिए मिलाते हैं एक सर से, नाम न ले, आप भी डायलमा में रहेंगे, किससे मिलाने जा रहे हैं? मेरे सर को जानते, सर से हम पढ़े हुए, है ना, मेरा 2nd रैंक है, 1st रैंक है, तो कितना बढ़िया लगेगा। अब फिर किसी और क्लास में जाके आपकी चर्चा करूंगा, नहीं तो करवाना है चर्चा ना, तो पढ़िए मन लगा के, फिर घर काहे जाते हैं। कर्नाटक। फिर लिखिए, अगला लिखिए महाराष्ट्र और गोवा में, बगल में कर्नाटक लिख दो। महाराष्ट्र गोवा में इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। महाराष्ट्र को लिख दो MH और गोवा को पूरा गोवा लिख दो। महाराष्ट्र, अरे बिहार में जब नंबर प्लेट देखे हो गाड़ी का नंबर प्लेट, तो BR लिखा रहता है, हरियाणा में HR और दिल्ली में DL, है ना। उस तरह से महाराष्ट्र वाले नंबर प्लेट पे MH लिखा रहता है। तो MH और गोवा, अगर कोई लगा के चल रहा है MH, तो एक चोरी वाला बाइक ले आया है। अगर MH लगा के बिहार में चला रहा है तो समझे कि चोरी वाला बाइक है। अगला ही गुजरात के तट को बोलते हैं गुजरात तट। गुजरात के तट को क्या बोलते हैं? गुजरात तट। हिंदी लिख देता हूं भाई। अच्छा कोंकण, बच्चों कोंकण रेलवे का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है? नहीं सुना? इंडिया में पहली बार पहाड़ को काट कर रेलवे, कोंकण रेलवे ही बनाया गया था। कोंकण पहाड़ को काट कर पहली बार इंडिया में रेलवे कब कौन बनाया गया? कोंकण रेलवे। ये महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक, कर्नाटक तक जाता है। महाराष्ट्र से लेकर गोवा कर्नाटक तक रेलवे जाता है, पहाड़ को काट कर बनाया गया है। इस रेलवे को बनाने के लिए एक कॉरपोरेशन बनाया गया था, इसका नाम था कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। और आज जितना भी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक में जितना भी रेलवे बन रहा है, वो सभी रेलवे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन ही बना रही है। क्योंकि पहाड़ में रेल बनाने का सबसे ज्यादा अनुभव किसको है? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन को। तो कोंकण रेलवे याद रखिएगा, महाराष्ट्र, कई बार क्वेश्चन आया है। इसको कब तैयार किया गया था? 1995 में, 1995 में तैयार किया गया था। और कहां से कहां तक? महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक कोंकण रेलवे। पहले इसमें बहुत एक्सीडेंट होता था, हर 2-4 महीने पर ट्रेन का एक्सीडेंट हो ही जाता था, लेकिन अब वहां पर टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया कर दिया गया कि अब कोई एक्सीडेंट नहीं होता। और इसी रेलवे कॉर्पोरेशन को, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन को ही टेंडर मिलता है। पूरा हिमालय पहाड़ में जितना भी बन रहा है रेल, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, वो सब कौन बना रहा है? कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन। चलिए बन गया। गुजरात है तो गुजरात तट रटना पड़ेगा आपको। गुजरात के तट को बात मत करो, गुजरात के तट को, उसमें गुजरात में 2 कान दिख रहा है, एक ऊपर वाला कान, एक नीचे वाला कान। ऊपर वाले को बोलते हैं कक्ष तट, कक्ष तट। नीचे वाले कान को बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। दस 15 मिनट हो गया। अरे कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का।
अब कुछ पॉइंट बनाओ। बनाओ पॉइंट, एक समुद्र में ही बना लेना। बनाओ बनाओ, पूरा खाली करते रहे, बनाओ। साफ तो दिखाई दे रहा है नहीं? छुपाए का है कॉपी? सबका पॉइंट बन गया? डरो मत, यहीं पर लिखेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और यहाँ 14। सबका नंबरिंग कर दो। वहां पर जगह नहीं बचा के आप लिख पाएंगे, हम तो लिख भी लेंगे पर आपके पास जगह बहुत कम बचा है, इसलिए वहां नंबरिंग कर दो, नंबर कहीं वहां अंदर लिख देना। ये बंदरगाह है, किस तट पर कौन सा बंदरगाह है उसको मैं इंडिकेट किया हूँ। दुनिया में भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं? बंदरगाह समझते हो ना, जहाँ पानी के जहाज आके रुकता है उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। जहाँ पानी के जहाज आके रुकता है उसे क्या बोलते हैं? बंदरगाह। भारत में टोटल कितने बंदरगाह हैं? 200। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? पर हमने बनाया 14 को। ये 14 क्या बनाया? फिर 200 बनाइए। 14 क्यों? एक्चुअली 200 बंदरगाह हैं, उसमें बड़े बंदरगाह कितने हैं? 14। एक घोषणा किया जाता है सरकार की तरफ से, इसके लिए बिल पास किया जाता है संसद में। बड़ा बंदरगाह ऐसे ही नहीं बन जाता, बड़े बंदरगाह के लिए बिल पास करना पड़ता, उसकी घोषणा होती है। तो भारत में टोटल कितने बंदरगाह? 200। टोटल कितने बंदरगाह? 200। उसमें बड़े बंदरगाहों की संख्या 14। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या टोटल 200। चलिए, तो नंबर 1 पे लिखिए हल्दिया। नंबर 1 पे लिखिए हल्दिया। याद होगा ना, जब नदी पढ़ा रहे थे तो बताया था इलाहाबाद से हल्दिया। जब नदी पढ़ा रहे थे तो याद है स्टूडेंट्स, इलाहाबाद से हल्दिया। नदी जब पढ़ा रहे थे तो बताया था आप लोगों को इलाहाबाद से हल्दिया। बनाओ, देखो हल्दिया हो गया। नंबर 2 तो लिखो, नंबर 1 पे हल्दिया। 2 पर लिखिए पारादीप। कहीं कहीं प्रदीप भी लिखा रहता है। अरे बंदरगाह के नाम है मेरे भाई, पारादीप, द्वीप नहीं। कहीं कहीं प्रदीप भी लिखा रहता है। राजस्थान पीसीएस में प्रदीप बंदरगाह कहाँ है पूछ लिया था, तो लगा तो पारादीप पढ़ के गया था। सेम ही है दोनों चीज। पारादीप पूछे या प्रदीप पूछे, क्या बात है? उड़ीसा में। कहाँ दिख रहा है आपको? दूसरे नंबर का बंदरगाह कहाँ दिख रहा है? उड़ीसा में। और तीसरा नंबर वाला कहाँ दिख रहा है? आंध्र प्रदेश में। देखिए 3 नंबर पे लिखिए विशाखापत्तनम। 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 4 नंबर पे लिखो 4 नंबर पे लिखो एन्नौर। इंदौर नहीं जी, इंदौर तो कहाँ है? इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। एन्नौर बताया था ना कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन मालवा के पठार पर स्थित है। आप लोग लिखवाया था ना, पर कॉपी पलट नहीं रहे शायद आप। एन्नौर। और अगला बंदरगाह के नाम एन्नौर। एन्नौर को लिख लीजिए, इसका एक और नाम है। इस बंदरगाह को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है कामराज। के कामराज बंदरगाह। के कामराज।
के कामराज बंदरगाह, के कामराज बंदरगाह, के कामराज बंदरगाह, के कामराज बंदरगाह, कामराज बंदरगाह। कौन है कामराज? कौन है? कांग्रेस के बड़े लीडर, कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के। और नेहरू जी जब मर गए तो ऐसा लग रहा था कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का? कामराज। क्यों नहीं बने? इंदिरा गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? कामराज। वो ना होते तो इंदिरा प्रधानमंत्री नहीं बनती। इतने बड़े कद के व्यक्ति थे, लेकिन क्यों नहीं बने? प्रधानमंत्री बनना तो सब चाहेगा, बने क्यों नहीं? एक कमी थी, इनको हिंदी और अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आता था। आज जिसको भारत में हिंदी ना आए वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदी भारत में उससे नहीं, हिंदी भाषी लोग ज्यादा है। तो वोट किनका चाहिए? आदमी ये कहना चाहिए। और ज्यादा लोग हिंदी बोलता है। पटना में अगर आके आप तमिल में भाषण देंगे कोई समझेगा आपका? आप प्रधानमंत्री कहीं बन पाएंगे? तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों कमजोर था, यही वजह था बेचारे के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। आप एनसीईआरटी पढ़िए 11-12 का, उसमें यही बात लिखा हुआ है, क्यों नहीं बन पाए प्रधानमंत्री। हिंदी नहीं आती थी, अंग्रेजी भी बोल था, तो बेचारे प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। अब मोदी जी तो ट्यूशन ले लिए, चालाक आदमी थे, वो जानते थे कि प्रधानमंत्री बनना है भैया तो अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, मीनिंग रटना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा, अब मीनिंग क्या रटना जी? आप ब्रिटेन चले जाइए, 2-3 साल रह लीजिए ब्रिटेन में, मजबूरी में सीखें। तमिलनाडु चले जाओ और वहाँ किसी गांव में चले जाओ जहाँ लोग खाली तमिल बोलते हैं, आप हिंदी जानते हो, तो आप मजबूरी में आप 1-2 साल के बाद तमिल बोलना। लोटा को क्या बोलते हैं, गिलास को क्या बोलते हैं, छलनी को क्या बोलते हैं, कढ़ाई को क्या बोलते हैं, है ना जी, क्लासरूम को क्या बोलते हैं, पढ़ाई को क्या बोलते हैं तमिल में। 5 बज गया, तमिल में क्या बोलेंगे? तमिल में कुछ और बोलते हैं 5 बजने को, मलयालम में कुछ और बोलते थे। दिल्ली में जब रहते थे पढ़ाते थे तो वहाँ एक काउंसलर थी कोचिंग में, वो केरला की थी, मलयालम बोलती थी, तो बोले थोड़ा बोलिए 5 बजा है, इसको क्या बोलेंगे? तो पता नहीं क्या बोल दी वो, है ना। बोले सर हम लोग घर में, हमारी मम्मी मम्मी यहीं रहते हैं सब, हम लोग सब मलयालम में बात करते हैं, कल ऑफिस में आप लोगों से हिंदी बोलते हैं। चलो अच्छी बात। अब सबसे बढ़िया हिंदी आता है नॉर्थ ईस्ट में मणिपुरी को, सबसे बढ़िया हिंदी किसको आता है? मणिपुरी को। नॉर्थ ईस्ट में जितने भी राज्य है ना, मणिपुरी बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं। दिल्ली में जब पढ़ाते थे तो वहाँ हर एक बैच में कोई ना कोई नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल वाले लोग बैठे ही रहते थे। एक बार मेरे पास फोन आया, हेलो सर मोमो बोल रही हूँ, कल की क्लास कितने बजे से? हमको लगा कि मोमो बोल रही हूँ, ये तो नाम बिहारी तो है नहीं, यूपी वाला नाम तो है नहीं। चलो हो सकता है कि कोई परिवार के लोग रहते हैं आजकल नाम इस तरह का। जब वहाँ पहुँचे बोले मोमो कौन है जी? बोले सर हम फोन तो मैंने किया था, तुमको तो बड़ा अच्छा हिंदी आता है। तो सर 3 साल से दिल्ली में हूँ तो बोलना अच्छा आ गया है। हमको तो लगा ही नहीं कि बिहार का आदमी नहीं बोल रहा है। तो मोमो, ये नाम कहाँ का था? मणिपुरी लड़की का नाम मोमो, लड़का का नाम रैम्बैनथिंग, है ना, चिंतम, विक्टर, ये सब नाम इसलिए याद है कि नंबर सेव है इन लोगों का, ये सब मणिपुरी लोग हैं। एक बार मैं पढ़ा रहा था करंट अफेयर, तो उसमें फुटबॉल पढ़ा, बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड पढ़ा रहा था कि भारत में किस लड़की को मिला, महिला में, विमेन कैटेगरी में बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड हर साल मिलता है, किसको मिला? तो हमने कहा कि बेम बेम देवी को मिला है। तो कहा कि सर याद कैसे रहेगा? हम देखो फुटबॉल कैसे करता है, बम बम, तो याद रखना बेम बेम देवी, याद रहेगा। वैसे याद रखिएगा, भारत में अगर कभी भी बेस्ट फुटबॉलर का खिताब पूछे किस महिला को मिला, तो 2 ही महिला है, या तो बेम बेम देवी है या तो बाला देवी है। ये दोनों रहने वाली कहाँ की? मणिपुर की। समझ में आ रहा है बात में? यही 2 को मिलता है, कभी इनको तो कभी इनको। तो हम बोले कि बेम बेम देवी बम बम फुटबॉल करता है, याद रखना। तो लड़चिंतम बोला कि सर ऐसे मत बोलिए, ये मेरी बुआ है ना, हमको क्या पता पता रिश्तेदार उनके बैठे हो तुम। बोला अपनी बुआ है सर, मेरे पिताजी मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बोला कि पूरे मणिपुर राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष मेरे पिताजी। दिल्ली में वही लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट के पढ़ने जो रिच फैमिली के होते हैं वहाँ। तो हमारे पिताजी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं वहाँ के, और मेरी बुआ है, अपनी बुआ, ये फुटबॉल खेलती हैं, और फुटबॉल से इतना प्यार है कि फुटबॉल लेके सोती है। मतलब ये है। तो हम तब से इस तरह की बात बोलना बंद कर दे, पता नहीं कब कहाँ रिश्तेदार निकल आए। इसी बहाने जान गए कि आज के बाद अगर वुमेन कैटेगरी में पूछे तो बेम बेम देवी मारेंगे आंसर, या फिर बाला देवी। चलिए कुछ कुछ बताते रहेंगे अपना अनुभव से, आप कुछ कुछ चीजें पढ़ाता रहूंगा आप लोगों को। हाँ जी, क्या रुको, नंबर 5 भागने के चक्कर में लगे हो। भगाने भी भगाना चाहूंगा, भगा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे नंबर 7 हो गया, 5
5 लिखो। 5 जितना बात बोल रहा हूं ना ये सब आपके काम का है, भले ही उसको जोड़ रहा हूं अपने व्यक्तिगत घटना से। और ठीक है भाई, जितना नंबर है देखो ना, 5 नंबर। चेन्नई 5 नंबर है भाई, चेन्नई। आप कुछ गलत नंबरिंग कर दिए। चेन्नई, हाँ ज्यादा स्पीड में भागे हैं। चेन्नई 6 पर आइए, तूतीकोरिन। कुछ नहीं बोले, तूतीकोरिन। चेन्नई को मद्रास लिख दीजिए आप। नहीं, चेन्नई का पुराना नाम क्या है? मद्रास। क्या कुछ दुखी लग रहे हैं आप? तो फिर चले जाओ ना। अरे क्यों बोल रहा हूँ जाने, मेरे साथ कई घटना घटना सुना निकल जाओ, चले जाओ, आराम करो, हम इसको लिखवा देंगे बाद में। अरे एक बार मैं पढ़ा रहा था नए टोला में, यहाँ सगीर अहमद जो है ना, उनके ऊपर में पैरम उनका क्लास चलता था, एक लड़की बेहोश होकर गिर गई, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो हो गया। तुम चले जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पानी नहीं पी लो नीचे जाके पहले। नीचे बोलना कि भैया गर्म पानी हमको पिला दीजिए, या ज्यादा दिक्कत तो नहीं ना है? हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तो किसी के साथ जाओगे क्या? चले जाओ चले जाओ, तो निकलो निकलो, तुम नीचे जाके वो जो वेटिंग रूम है ना टीचर का, वहाँ सोफा लगा, थोड़ा सा वेट रेस्ट कर लेना। जाओ 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 जाओ, तुम जाओ पहले, वहाँ सोफा नीचे लगा है वेटिंग रूम में, वहाँ रेस्ट कर लेना। और ज्यादा दिक्कत होगा तो डॉक्टर से सलाह लेना। ऐसे नहीं, देखिए आप लोग को मैं सलाह दे देता हूँ, ज्यादा तबीयत खराब हो तो देह को खींच करके मत आइए प्लीज। आप लोग अपना जान है तो सब कुछ है ना। ना भाई निकलिए नीचे, जा किसी को भेज दे साथ में क्या? बोल दो, अगर शर्माओ मत। चलो ठीक है, तो जाओ, चले जाओ, आराम करो, आराम से जाके दिखवा लो, तबीयत ठीक हो जाए तभी आना। नीचे भेजा आराम कर लेना तब जाना, तुरंत मत निकल जाना, तो ऑटो में भी दिक्कत होगा। नीचे जो वेटिंग रूम है वहां 10 मिनट बैठ जाना तब जाना। हो गया? तो 6 नंबर पे क्या लिखे? तूती कोरिन। तूती कोरिन। 7 नंबर पे लिखिए कोची। 7 नंबर पे लिखिए कोची। 7 नंबर पे कोची। भाई 3 लाख बच्चा को पढ़ाया हूं, तो घटना तो इतना हो जाता है कि आपको सुनाते सुनाते अगर दिन भर कथा सुनाए ना आपने तो खत्म नहीं होगा, खाली कहानियां जानबे करते। 7 पे लिखो कोच्चि। 8 पे लिखो मंगलुरु। 8 पे लिखो मंगलुरु, आ जाओ आ जाओ, मंगलुरु। 8 पे लिखो मंगलुरु। मंगलुरु अरे मैंगलोर का नाम अब हो गया मंगलुरु, बंगलोर का हो गया बंगलुरु, मैसूर का हो गया मैसूरू। अरे ये सब नाम बदल गया है ना, कर्नाटक में सब नाम चेंज कर दिया गया है। मैंगलोर का नाम अब क्या है? मंगलुरु। बेंगलोर का बंगलुरु। नहीं बेंगलोर नहीं है नाम, अब बेंगलुरु रियल में कागजी नाम जो हो गया अब क्या हो गया? हाँ वाह, अभी तुम्हारा आवाज आया। 9 नंबर पे लिखो मर्म गोवा। 9 नंबर पे लिखो मर्म गोवा। मर्म, अरे गोवा लिखने आएगा ना, उसमें लगा दो मर्म, न कर्म है न मर्म है, वही वाला मर्म। मर्म गोवा, अरे लिखो ना मर्म गोवा। धर्म भी था, मर्म भी था, सब कुछ था, है ना। मर्म गोवा। 10 नंबर पे लिखो बधवान। 10 नंबर पे लिखो बधवान। 11 नंबर पे लिखो नोहवा सेवा। बधवान बधवान। 9 नंबर पे 10 नंबर पे लिखो बधवान। 10 नंबर पे लिखो बधवान। 11 नंबर पे लिखो नोहवा सेवा। 11 नंबर पे लिखो नोहवा सेवा। नोहवा सेवा का एक और नाम भी है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नोहवा सेवा बंदरगाह का दूसरा नाम है, जैसे उसका था ना कामराज बंदरगाह, वैसे इसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। जवाहरलाल का नाम नहीं सुने? सुने हो ना, पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। तो जो बार बार पूछता है हम उसको लिखवा देते हैं। मेरे क्लास से क्वेश्चन छूट रहा है क्या? लिखिए, क्या लिखे? सुनो एक लाइन और लिख लो, जब लिख ही रहे तो लिखो जो लिखो ऐसे लिखो, इस बंदरगाह को, या फिर नोहवा सेवा बंदरगाह को, नोहवा सेवा बंदरगाह को, नोहवा सेवा बंदरगाह को बंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था। नोहवा सेवा बंदरगाह को बंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था। बंबई बंदरगाह के बोझ को कम करने के लिए बनाया गया था। बोझ माने लोड,
बंबई बंदरगाह के लोड को, बोझ नहीं समझ में आया तो लोड लिख दो, बोझ को, बोझ नहीं भैया, बोझ झाड़ू वाला झ, बोझ को, बोझ माने लोड लिख दो, लोड नहीं, आपका लोड ज्यादा है तो कुछ इनके ऊपर लोड लाद दिए, समझ में आ रहा है बात। तो वही बंबई का लोड बढ़ गया था, ज्यादा जहाज आके रुक रहा था तो ट्रैफिक हो जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए क्या बनाया गया, नौवां सेवा बंदरगाह। बंबई बंदरगाह के लोड को कम करने के लिए इस बंदरगाह को बनाया गया। देखिए अब अगला 12वां, ध फॉर धनुष, ब-ध-वा-न। अब सुनो अगला लिखो भैया, 12 नंबर बंबई, मुंबई लिखिएगा, हाँ 12 नंबर पे लिखो मुंबई पोर्ट। पूछा जाए कि 9वां सेवा बंदरगाह किस लिए बनाया गया बच्चों, बंबई बंदरगाह, क्योंकि कराची चल जाता था ना, कुछ पहले कहाँ चला जाता था, कराची, लेकिन हुआ होता था क्या कि कराची चला गया पाकिस्तान में, तो मजबूरी था कि अब हमको एक बंदरगाह चाहिए, मजबूरी था ना भाई। भाई कराची में पहले माल अनलोड होता था कुछ, अब कुछ बंबई में, तो कराची पाकिस्तान चला गया तो यूज करने देगा थोड़ा ना हुआ, अब तो दूसरा देश बन गया वो। अब भाई 12 नंबर बंबई, 13 नंबर कांडला, क्या नहीं कांडला, कांडला 13 नंबर लिखो, कांडला, कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम मोदी जी बदल दिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, लिखिए, लिख लीजिए, सब नाम इनका दीनदयाल पे जाता है। देखिए पंडित दीनदयाल, दीनदयाल स्टेशन भी है, हाँ आप जाइएगा ना मुगल सराय तो अगल बगल के लोग क्या बोलते हैं, कहाँ गए तो दीनदयाल आ गया, कोई मुगल सराय भुला गया सब मुगल सराय को, वहां जब जाते हैं तो बोलता है कि कहाँ गया जी, हम पैसे पूछे एकाएक उठ के, कहाँ पहुंच गए सर, दीनदयाल पहुंच गए, वाह बदल गया नाम तो सब नाम भी भुला गया। हाँ नया आने के बाद पुराना भूल जाता है, वाह क्या डायलॉग दिए हैं, लेकिन हम तो पुराने को नहीं भूलते, है ना, जो नहीं भूलता वही सच्चा इंसान है। तब मुगल सराय को भी याद रखे, मजा आते दिन दे लगे मुगल सराय, बोलो मुगल सराय, लिखो आगे चलो। कांडला बंदरगाह का लिख दिए, दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। एक बात और लिखवाने का मैंने 14 नंबर, अच्छा 14 लिखो पहले तब लिखवाएंगे, 14 नंबर लिखो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, अरे अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है, ये भी नहीं सुना क्या, तो लिखो पोर्ट ब्लेयर, जो ना सुने हो जाके आज राजधानी याद कर लो, लिखो पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर। तो टोटल कितने बड़े बंदरगाह हो गए, आज के बाद अगर पूछेगा बड़ा बंदरगाह के नाम और तट का नाम दे देगा, इधर बंदरगाह का नाम बच्चों, इधर बंदरगाह का नाम, इधर तट का नाम, अब मिलाने का कौन से तट पे पूछेगा, पारादीप किस तट पे है, उत्कल तट, उड़ीसा नहीं देगा, हल्दिया किस तट पे है, बंग तट, बंगाल में है तो बंग तट, विशाखापत्तनम गोलकुंडा तट, तूतीकोरिन एन्नोर और चेन्नई पायन तट, मैंगलुरु कनारा तट, कोच्चि मालाबार तट, ऐसे भी मिलाने दे सकता है, राज्य का नाम न दे के तट का नाम दे देगा मिलाने के लिए, तो हो जाएगा ना। अब सुनिए टोटल कितने बड़े बंदरगाह हो गए, 14। इसमें अभी हाल ही में मोदी जी ने काम और किया है, कलकत्ता में जो एक पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदल के किया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट, लिख लीजिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर कलकत्ता, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट, आपको साथ साथ करंट भी करवा दे रहा हूं, का नाम बदलकर कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का ट्रस्ट में लिखे, अरे लिखे तो है जी, ट में इसे 2 र लगा दो, का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया। हो गया, कुछ ज्ञान बढ़ा आप लोगों का, तो एक तरह से तटरेखा खत्म, समाप्त। अब हम लोग चलते एक नया चैप्टर की ओर, उस चैप्टर का नाम है भारत की मिट्टी, लिखिए सॉइल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, भारत की मिट्टी हेडिंग डाल दीजिए। जिनकी आज पहली क्लास है उनके लिए भी नया चैप्टर है। अच्छा किनकी पहली क्लास थी आज, मुझे पहली बार कौन कौन देख रहे थे,
कौन कौन ऐसे लोग थे जो आज पहली बार मुझे देखें? आपको जितनी बात बताया मैंने समझ में आया, जितनी पढ़ाई पढ़ाया आपको वो पूरी बात समझ में आ गया? ऐसा तो नहीं लगा ना कि हम पहली क्लास में बैठे हैं? और कहीं कोई दिक्कत लगे तो आप ये समझ के मत बैठिए कि मेरी पहली क्लास है जी, मैं क्या पूछूं। अगर आपके मन में किसी प्रकार का भ्रम या डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, डरिएगा नहीं और आगे बैठने की कोशिश कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए, मिट्टी, भारत की मिट्टी। देखो बच्चा, भारत की मिट्टी को बांटने का प्रयास दुनिया के कई विद्वानों ने किया है। भारत के अब सुन लो मेरी बात ना करो। जब हम बात करें तो हमसे बात करो। कितना दिन बाद, 24 घंटे बाद हम आते हैं, ये सोच के कि लोग हमसे बात करेगा और आपसे में आप लोग बतियाते हैं। अरे आप लोग तो रोज मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे, हम 24 घंटा में 1 घंटा के लिए मिलते हैं। चल लिखो, क्या लिखा भैया? मिट्टी, भारत की मिट्टी। सुनो, भारत की मिट्टी को बांटने का प्रयास दुनिया के कई लोगों ने किया है, भारत के भी विद्वानों ने किया, लेकिन भारत की मिट्टी को बांटने का सबसे ज्यादा प्रयास इंडिया के विद्वानों ने नहीं किया, बल्कि रूस के विद्वानों ने किया। भारत की मिट्टी को बांटने का सबसे अधिक प्रयास रूस के विद्वानों ने किया, रसिया के विद्वानों ने किया सबसे ज्यादा प्रयास। और आपको बता दें कि भारत की मिट्टी, भारत की कृषि और भारत के मानसून, ये 3 चीज पर सबसे ज्यादा रिसर्च कहाँ के लोगों ने किया? रूस के लोगों ने। रूस के लोगों को इंडिया में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए खूब रिसर्च किया गया। भारत की मिट्टी, भारत की कृषि और भारत के मानसून, ये तीनों पर रूस के विद्वान ज्यादा रिसर्च किए। लेकिन उन रशियन ज्योग्राफर जो थे, रशियन स्कॉलर जो थे, उनको सबसे मदद किसने किया इस क्षेत्र में? इंडिया के ज्योग्राफर ने। माने इंडिया और रूस के ज्योग्राफर ने मिलकर एक काम किया है ना। और इंडिया और रूस के ज्योग्राफर ने भारत की मिट्टी, भारत की कृषि और भारत के मानसून, ये तीनों पर काम किया। कौन कौन मिलकर किए? रसिया और इंडिया दोनों के विद्वानों ने मिलकर किए। इन दोनों ने मिलकर, रूस के स्कॉलर्स और भारत के स्कॉलर्स, इन दोनों ने मिलकर एक टीम बनाया जिसका नाम था मोनेक्स। क्या नाम था? मोनेक्स। पूछा जाता परीक्षा में मोनेक्स क्या है, तब क्या बोलिएगा? एक टीम है। किसका टीम है? रूस के ज्योग्राफर और भारत के ज्योग्राफर का एक टीम है जिसका नाम है मोनेक्स टीम। ठीक है, ये टीम किसका भैया? भारत और रूस के विद्वानों का। इन तीनों ने किस पर रिसर्च किया? भारत की मिट्टी, भारत का एग्रीकल्चर एंड भारत में मानसून। क्लियर है? इन लोगों ने भारत की मिट्टी को बांटा। एक विद्वान ने भारत की मिट्टी को 600 प्रकार में बांटा। अब 600 प्रकार की मिट्टी याद रहेगा? पॉसिबल है याद करना? इंडिया में कहते हैं कहावत, कोस कोस पर पानी, सवा कोस पर बानी और 3 कोस पर मिट्टी बदल जाती है। कोस कोस पर, 1 कोस पर पानी बदल जाता है। मतलब 1 कोस दूर जाकर पानी पीजिएगा तो सर्दी खांसी होने का खतरा हो जाएगा। पानी बदलने से लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो कोस कोस पर पानी, सवा कोस पर बाणी और 3 कोस पर मिट्टी, ये बदल जाता है। तो भैया 600 प्रकार की मिट्टी बांट दिया। कुछ लोगों ने भारत की मिट्टी को 200 प्रकार में बांटा, ये भी ज्यादा था। कुछ लोगों ने 60 प्रकार, 60 प्रकार, 60 टाइप में बांट दिया, ये भी दिक्कत है याद करना। अंत में बाद में जब देश आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने भारत की मिट्टी को बांटने के लिए जिम्मेवारी दी गई ICAR और SSI। ये 2 संस्था है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है। एक का नाम है ICAR और एक का नाम है SSI। ICAR और SSI। ICAR का मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। और इसका नाम है भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण। भारतीय मिट्टी सर्वेक्षण, सॉइल सर्वे ऑफ इंडिया। इन दोनों को मिला आजादी के बाद भारत की मिट्टी को बांटने की जिम्मेवारी, और इन दोनों ने मिलकर भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा। ये सही है?
देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। इसको याद रखना पॉसिबल है। और 60 प्रकार 200 प्रकार की मिट्टी पता चला याद किया तो अपना नाम भूला गए। आपका नाम जी तो काली मिट्टी, आपका नाम तो लाल मिट्टी हो गया। आईसीआर इन दोनों का हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इन दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। इसका है राजेंद्रा प्लेस करोल बाग में। इसका राजेंद्र प्लेस मेट्रो स्टेशन से दिखता है सामने बिल्डिंग, करोल बाग में। इसका हेडक्वार्टर है हौज खास। हौज खास दिल्ली है ना, हौज खास जहां पर बेर सराय, कटवरिया सराय, वो सब जगह है दिल्ली में। इंजीनियरिंग सर्विस जो है ना, आईईएस या गेट की तैयारी जो होता है, मेड इजी एक कोचिंग है दिल्ली में जो गेट की तैयारी करवाता है। मेड इजी इंजीनियरिंग लोग वहाँ जाते हैं तैयारी करने, तो कोचिंग कटवरिया सराय में है। वहाँ 2-4 क्लास में लिया था ज्योग्राफी का। तो वहीं पर जेएनयू आगे बढ़े थोड़ा सा आगे, और तो वहीं जेएनयू है। थोड़ा और आगे बढ़ो तो कुतुब मीनार है। थोड़ा और आगे बढ़ जाओ तो छतरपुर मंदिर के लिए फेमस है दिल्ली में। और आगे बढ़ जाओ तो फिर हरियाणा पहुंच गए, गुड़गांव है ना। दिल्ली में जितने भी इलाके हैं, मतलब नहीं सड़ा सड़ा इलाका में भी हम पढ़ाए हैं, एक एक कोना में पढ़ाए हैं। दिल्ली अगर हमको कहिए पैदल चलिए सब तो हम भुलाएंगे नहीं। एक एक कोने में हम पढ़ाए हैं, जहाँ पर कोचिंग सेंटर है तो हम पढ़ाए, छोटी बड़ी सब कोचिंग। तो दिल्ली में आईसीआर का हेडक्वार्टर दिल्ली में, करोल बाग याद करने की जरूरत नहीं। एसएसआई दिल्ली में, हौज खास याद करने की जरूरत। दोनों का हेडक्वार्टर दिल्ली में, सिंपली याद रखिए बहुत है। लिखिए इन लिख लीजिए, हाँ जल्दी लिख लीजिए, हम कुछ लिखवाने अब जा रहे हैं क्या। लिखिए अकॉर्डिंग टू आईसीएआर एंड एसएसआई, अकॉर्डिंग टू आईसीएआर। अच्छा लिखो, इतना देरी करिए लिखने में, अभी शुरू कर रहे हैं। अच्छा बात सुन रहे थे, ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक से एग्जैक्टली जानना, दिखाते रहना 10-10 मिनट। बन गया मेरे भाई, लिखवा रहे कुछ, जल्दी थोड़ा कर लीजिए। ये मोनेक्स टीम भी लिख लीजिए ना कि इंडिया रसिया कंबाइंड टीम है। क्योंकि सब चीज जो है ना सिंपली किसी किताब में नहीं मिलता है, ये सब बड़े बड़े किताबों में मिलेगा। तो ये चीज आपको मिल रहा है, ठीक है। लिखिए आईसीएआर और एसएसआई के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान पर, बाद में थोड़ा जगह छोड़ के बाद में लिख दीजिएगा, ठीक ना। अनुसंधान लिख दिए, सुनसान क्या कर दे रहे। लिखिए क्या लिखे, आईसीएआर और एसएसआई के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू आईसीएआर एंड एसएसआई देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। अकॉर्डिंग टू आईसीएआर एंड एसएसआई देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। आईसीएआर और एसएसआई के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। आईसीएआर और एसएसआई के अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हो गया, 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। अब लिख लीजिए, नाम लिखिए सबका। लिखिए एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी। आप जानते ना कि आप लोग मैदान पढ़ाए थे तो याद है आप लोगों को, बताया था कि मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की है, एक पुरानी एक नई। याद है आप लोगों को। हाँ, इसको कर सकते हैं आप ओल्ड और न्यू। ओल्ड को बोलते हैं बांगर और न्यू को बोलते हैं खादर। अगर याद होगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं लग रहा होगा। बांगर को अंग्रेजी में भी बोलेंगे बांगर, और खादर को अंग्रेजी हिंदी में भी बोलेंगे
अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोलेंगे खादर। दूसरा लिखिए ब्लैक सॉइल। अब लिखेंगे नहीं, बोल दे रहे हैं, ब्लैक सॉइल ऐसे लिख देते हैं। ब्लैक सॉइल हिंदी में लिखिए काली मिट्टी। काली मिट्टी का और भी नाम है कपासी मिट्टी, कपासी मिट्टी, या इसका एक और नाम है रेगूर मिट्टी। पहले ही बताया था जब दक्कन का लावा पठार पढ़ा रहे थे, डेक्कन लावा प्लेट्यू याद होगा तब बताए थे। रेगूर मिट्टी, इसे कॉटन सॉइल, कॉटन सॉइल या रेगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। इसे कॉटन सॉइल या रेगूर सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तीसरा लिखिए लाल मिट्टी। लाल मिट्टी अंग्रेजी में रेड सॉइल। आपको पता है ना कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण। लाल मिट्टी लिख के एक लाइन बगल में लिख दीजिएगा, लाल मिट्टी का रंग लाल लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है, वैसे जब लिखवाएंगे इसके बारे में ना तो फिर भी लिखवाएं, दोबारा भी लिखवाएंगे। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लोहे के ऑक्साइड के कारण। सुनो, कभी भी पूछे, नया पुराना सभी सुन लो, कभी पूछे कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों, तो लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों होता है? तो अब आंसर क्या होगा? लोहे के ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण किसी भी चीज का रंग क्या हो जाता है? बोलो, लाल। अगला लिखिए तीसरा। चौथा लिखिए लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट सॉइल, लैटेराइट मिट्टी, इसका एक और भी नाम है मखराला मिट्टी। हिंदी में मखराला ही कहते हैं। लैटेराइट मिट्टी का एक और नाम क्या है? मखराला मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी का एक और नाम क्या है? मखराला मिट्टी। मखराला मिट्टी जानते हो? लैटेराइट जो वर्ड है ना, सुन लो, लिख लिए, थोड़ा फास्ट लिखो। लैटेराइट जो वर्ड है ना वो बना है लेटर वर्ड से। लैटेराइट वर्ड किससे बना है? लेटर वर्ड से। और लेटर का मतलब होता है यूनानी भाषा में ईंट। लेटर का मतलब यूनानी भाषा में क्या होता है? ईंट। तो चूंकि इस मिट्टी का रंग ईंट जैसा होता है, इसलिए विद्वानों ने इसको क्या बोल दिया? लेटेराइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगला ये 5वें नंबर पे, बोला था थक जाते हैं आप लोग इतना पढ़ते पढ़ते। 5वें नंबर पे लिखिए मरुस्थलीय मिट्टी। कम से कम लगता है कि आता हूं तो आप लोग के पास 1,000 वर्ड में खर्च करता हूं। 1,000 सबसे कम बोलता हूं, ज्यादा ही बोल देता हूं। क्या लिखा? मरुस्थलीय मिट्टी। अंग्रेजी में लिखिए डेजर्ट सॉइल, या इसी का एक और भी नाम है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी यानी रेड येलो सॉइल। लाल पीली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल। आराम से, आराम से, हैंड राइटिंग खराब मत कीजिए, क्योंकि बाद में आपका जेरोक्स ले लेंगे। सुनो, 6ठे नंबर पे लिखो माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। 7वें नंबर पे लिखो टाइट, नहीं सॉरी, एल्कलाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। आप लोग साइंस वाले टीचर से पढ़ रहे होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेस को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन। अरे बेसिक नेचर का कोई है, मतलब किस नेचर का है? अल्कलाइन नेचर का है। अल्कलाइन नेचर या बेस नेचर एक ही बात है ना। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। क्षारीय मिट्टी, इसका और भी नाम है रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी, ऊसर मिट्टी। अंग्रेजी में भी सेम होगा, रेह मिट्टी, कलहर मिट्टी, ऊसर मिट्टी, रेह मिट्टी, रेह सॉइल,
कलहर सॉइल और ऊसर सॉइल। हाँ कलहर का आधा लहर। ऊसर नहीं सुने? ऊसर, ऊसर हरियाणा में है। क्या सुनिएगा आप, हरियाणा जाइए सुन लीजिएगा। हो गया। इसी मिट्टी का ये सब नाम है, एकदम बंजर मिट्टी है ये। 8वें नंबर पे आइए। 8वें में लिखा टाइड सॉइल या पीट सॉइल, एक ही बात है। ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी, लिख लीजिए। टाइड सॉइल या पीट सॉइल, ज्वारीय मिट्टी या पीट मिट्टी। हो गया 8। चलिए ठीक है, तो इसका मिट्टी का डिटेल अब कब करेंगे हम? कल करेंगे। कैसा लगा क्लास आज का? नए लोग? हाँ जी, समझ में आया? क्लास अच्छा लगा तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद। हम हमेशा आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। बस आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए, मेहनत 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 सफलता का एकमात्र सूत्र यही है। और मैं, मुझसे जैसा मदद चाहिए मैं आपके साथ हमेशा तैयार हूं, बस आप पढ़िए। ठीक है।